हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 6। इसके पहले हम लोग ने पार्ट 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st और उसके पहले थ्योरी को कवर किया था। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए, जब मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो उस पर पहले थोड़ा सा हिंट दूंगा कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, की पॉइंट्स क्या क्या हैं। उसके बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा और उसके बाद फिर मैं उसका आंसर और सॉल्यूशन बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ये जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या दिया हुआ है। अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। जब आप किसी वायर के डायमीटर को मेजर कर रहे हैं तो उस पे उन्होंने जो रीडिंग देखी, या फिर कह लीजिए कि स्क्रू गेज से जो हमें रीडिंग पता चली, वो पता चली 0 mm। मेन स्केल रीडिंग दिखा रहा था और सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन। और हमें दिया हुआ है कि जो मेन स्केल है उसका 1 mm करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, यानी कि इस चीज से हमें लीस्ट काउंट पता चल जाएगा। और फिर हमें बताना है कि जो डायमीटर होगा वायर का वो कितना होगा। तो ये रहा आपका समय 10 सेकंड का। इसको सॉल्व करिए, फिर इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब देखिए कैसे होगा ये। हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो जब भी हम लोग स्क्रू गेज से मेजरमेंट करते हैं तो इसकी जो मेन स्केल रीडिंग होती है और साथ में इसके सर्कुलर स्केल रीडिंग के साथ लीस्ट काउंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर उसको ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमें डायमीटर या जो भी हमने विड्थ मेजर करी है, लेंथ मेजर करी है, वो हमें पता चल जाता है। थिकनेस वगैरह, बेसिकली जो स्क्रू गेज वगैरह है वो थिकनेस मेजर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको थिकनेस बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो इसकी मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी है? 0 है। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन है। और यहाँ पर हमें लीस्ट काउंट पता चल गया। कैसे? 1 mm को हमने 100 से डिवाइड कर दिया। तो 1 mm जब 100 से डिवाइड हुआ तो ये निकल कर आ गया इसका लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट जो सर्कुलर स्केल का जो लीस्ट काउंट था वो हमें पता चल गया। उससे हमने 52 जो डिविजन्स थे उस पर मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि हमें 0.52 mm, या फिर कहा जाए 0.052 सेंटीमीटर्स उसका डायमीटर है, वो पता चल गया। यानी कि आंसर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी स्क्रू गेज का एक क्वेश्चन है। तो a screw gauge with a pitch of 0.5 mm and a circular scale with 50 division। पिच कितना है? 0.5 mm। और इसको हमने थिकनेस मेजर करने के लिए यूज किया। किस चीज के? थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of screw gauge are brought in contact, the 45th division coincide with the main scale line and that the zero of the main scale is barely visible। यानी कि जो हमारा मेन स्केल का जीरो है वो नहीं दिख रहा है, बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm एंड 25th डिवीजन coincide with the main scale line। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, इस पे हमारे पास चार ऑप्शन है। क्या है? चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से क्या होगा, इसको आप बताइए। आपके पास 10 सेकंड का समय है। ये रहा आपका समय। ABCD क्या होगा इसका आंसर? देखिए, यहां पर अगर हम आंसर की बात करें तो वो होगा बी वाला। कैसे होगा, आइए उसको देखते हैं। जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन पे भी हम लोग ने देखा कि हमें जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करना है कि हमें लीस्ट काउंट अगर पता होगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है उसका फिर हम डिवीजन को यूज करके पता कर लेंगे कि कितना थिकनेस है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें जो एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन पे वो ये है कि यहाँ पर साथ ही में ये जीरो एरर भी दिया हुआ है। ये देखो ना, द 45th डिवीजन coincide विद द मेन स्केल लाइन एंड दैट द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। तो 45th वाला डिवीजन coincide कर रहा है, यानी कि इस पे एक जीरो एरर है। यानी कि जब 45th वाला डिवीजन coincide कर रहा है तब मेन स्केल में जीरो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो ये एक तरीके से क्या है, हमारा जीरो एरर है। इसके लिए हम लोग
इसको निकालेंगे कि क्या होगा ये, तो इसके लिए निगेटिव जीरो एरर इस तरीके से निकल आएगा कि 5 माइनस एलसी, क्योंकि 50 डिविजन्स थे, 5 डिविजन्स और बचे थे। ओके, 5 डिवीजन और बचे थे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -5 इंटू एल सी इज इक्वल टू 0.005 mm। ये निकल कर आ गया हमारा जो जीरो एरर है, और ये निगेटिव जीरो एरर है। उसके बाद अब जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो होगी मेन स्केल रीडिंग, स्क्रू गेज और माइनस जीरो एरर। यहाँ पर हम लोग माइनस लेते ही लेते हैं, जीरो एरर को जब पुट करते हैं तो माइनस तो यहाँ पर लेते ही लेते हैं। इसके बाद फिर यहाँ माइनस के बाद यहाँ पर जीरो एरर जो होता है वो निगेटिव जीरो एरर को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 0.5 mm प्लस 25 इंटू 0.01 माइनस ब्रैकेट में -0.05 mm, और ये हो जाएगा 0.80 mm यहाँ से। इस तरीके से जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी मेथड। डायमीटर ऑफ कैपिलरी D इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻² मीटर राइज ऑफ वाटर। जो H है हमारा वो कितना है, 1.45 इंटू 10⁻² मीटर। और जो G हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू इतनी है। जो टेंशन का रिलेशन दिया हुआ है वो ये है। तो हमें पॉसिबल एरर फाइंड करना है सरफेस टेंशन पर कि कितना होगा। यानी कि हमें देखिए D दिया हुआ है, H और G, इनमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। यानी कि हमें एरर कैलकुलेशन करना है, जिसको कि हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ एरर वाले जो मेथड होता है उससे फाइंड करेंगे। तो अब आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे हम लोग। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या है कि देख लीजिए यहाँ पर, जैसे एक तो डी दिया हुआ है हमें, दूसरा एच, जी, ये सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि जो एरर प्रोपोगेशन वाला है, यानी कि अगर हम लोग इस पे देखें कि जो टी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो टी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टी डिपेंड कर रहा है डी, एच और जी पर। अब जी जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट है, तो इस पे कोई एरर नहीं होगा, हम ये मानकर चलते हैं। जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उस पे एरर नहीं है, ये मानकर हम लोग चलते हैं। यानी कि जो एरर है वो है इस पे और इस पे, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं। यानी कि जो इस पे एरर आएगा वो हम लोग रिलेटिव एरर के कॉम्बिनेशन को देखेंगे। तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एच बाई एच, क्योंकि जी यहाँ पर कांस्टेंट था इस वजह से उसको नहीं लिया गया यहाँ पर। उसके बाद अब इसको परसेंटेज एरर पे अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, जो कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराने पर क्या होगा, हमारा कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा डेल्टा डी बाई डी, यानी कि ये, और डेल्टा एच बाई एच यानी कि ये। अब ये कैसे पता चला हमें डेल्टा डी और ये डेल्टा एच कैसे पता चला? इसको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब हमारे पास एक मेजरमेंट दिया हो और उसका डेल्टा डी हमें ना पता हो, जैसे कि डी दिया हुआ है और उसका डेल्टा डी नहीं पता है, तो इस तरीके के चीजों को करने के लिए हम लोग जो अनसर्टेन डिजिट होती है उसको देखते हैं। यानी कि हम जब भी कोई मेजरमेंट लिखते हैं तो उस पर कुछ सर्टेन डिजिट होती है और एक अनसर्टेन डिजिट होती है, उसी को अनसर्टेनिटी कहते हैं। और उसी को ही हम लोग यहाँ पर एज अ डेल्टा डी जैसे अगर लिख रहे हैं तो वो अनसर्टेनिटी यहीं पर आएगी। यानी कि इसके लिए देखिए यहाँ पर ये एक साइंटिफिक नोटेशन पर लिखा हुआ है, तो इससे जब भी हमें करना होगा तो ये देखिए इसको एज अ ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारा जो डिजिट है वो एकदम हमारा डिटरमाइंड है, ठीक है, ये भी सर्टेन डिजिट है, ये अनसर्टेन डिजिट है। तो जो भी हमारा अनसर्टेन डिजिट है उसके नीचे आप 1 लिखिए, जो सर्टेन है उसके नीचे 0, फिर पॉइंट और 0, ये हुआ। और उसके बाद इंटू 10⁻², ये तो हमारा होगा ही। तो ये क्या हो गया, ये हमारी अनसर्टेनिटी हमें पता चल गई। इसी तरीके से यहाँ पर भी तो ये 0.01, ये भी यहाँ पर इंटू 10⁻², ये डेल्टा एच वाली वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसको यहाँ पर पुट करेंगे, इसको पुट करते ही ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 1.5%, जो कि अगर हम लोग देखें तो इसका जो परसेंटेज एरर है वो हो गया 1.5%। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A student measures the time period of 100 oscillations of a simple pendulum
4 टाइम्स। एक स्टूडेंट ने मेजर किया टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस एक सिंपल पेंडुलम का 4 बार, यानी कि टाइम पीरियड मेजर किया जा रहा है, 100 ऑसिलेशंस देखे गए और उसको 4 बार इस तरीके के मेजरमेंट किए उन्होंने। तो जो डेटा सेट निकल कर आया वो निकल कर आया 90, 91, 92 और 95। इफ द मिनिमम डिवीजन इन मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, अगर जो मिनिमम डिवीजन है मेजरिंग क्लॉक पर वो कितना है 1 सेकेंड, यानी कि जो इसकी अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन डिजिट है, वो यही होगी। जो लीस्ट काउंट होता है वही, उसी से हमें अनसर्टेन डिजिट पता चलती है। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा इस जगह पर, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, रिपोर्टेड मीन टाइम के कितना आ जाएगा ये आपको पता करना है। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इस पे इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर मैं इसका आंसर और सॉल्यूशन बताऊंगा। अब देखिए इसका, अगर हम आंसर की बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल, कि ये हमें वैल्यूज पता चली जब हम लोग ने 100 ऑसिलेशंस का ऑब्जर्वेशन किया। यहां पर जो निकल कर आया है समय, ये टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो टाइम पीरियड निकल कर आया है ये 90, 91, 92, 95। हमें इसको क्या करना है, इसको मेजर, जो हम लोग ने मेजरमेंट लिया है, किसका किया है, टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का ही 4 बार लिया है, इसी से एवरेज निकल कर आएगा। सबसे पहले हम इसका एवरेज अगर निकालें तो ये हो जाएगा 90 प्लस 91 प्लस 92 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 92 सेकेंड, ये बन जाएगा। उसके बाद फिर जो यहाँ पर हमारा मीन एरर होगा, जो इस पे हमारा मीन एरर निकल कर आएगा, वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए अब ये देखिए एवरेज वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू निकल कर आ गई है। अब ये जो एवरेज वैल्यू निकल कर आई है वो क्या है, उससे कितना डेविएशन है इस वैल्यू का, इस वैल्यू का, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, ये हमें देखना है। इसके लिए हम लोग अगर वैसे टेबल बनाकर करते तो अलग अलग इसको करते, बट हम लोग सीधे सीधे इसको माइनस कर ले रहे हैं। तो 92 माइनस 90 करिए, कितना आ जाएगा, 2, ये आ गया। फिर 92 माइनस 91 करिए, 1 आ जाएगा। 92 माइनस 92 किया, 0 आ गया, ये इधर वाला है। और अब 92 माइनस 95 जब करेंगे तो निकल कर आ जाएगा -3। तो हम, क्योंकि यहाँ पर मॉड ले रखे हैं, जिसके कारण से यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। तो 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 कितने हैं, 4 हैं, 4 से डिवाइड किया तो 1.5 निकल कर आ गया। अब यहां पर होता है कन्वर्जन, ये 92 सेकंड्स तो ठीक है, एवरेज पता चल गया। जो मीन एरर है, मीन एरर को हम लोग देखिए यहाँ पर, जो अनसर्टेन डिजिट थी हमारी, जैसे ये 1 सेकंड है ना, तो 1 सेकंड हमारी क्या है, ये अनसर्टेन डिजिट है। तो अनसर्टेन डिजिट के उस पे जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें यहाँ इसके आंसर को लिखते हुए भी अनसर्टेनिटी में रिफ्लेक्ट करने होंगे। यानी कि अब 1.5 जो है, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए क्या होता है, इस तरीके के राउंड ऑफ के लिए, कि हम जो यहाँ पर नंबर है और ये जो है, जिस जिस नंबर को हमें बचाना है, उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे रखेंगे। बाकी जो ये वाला है, इसको हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं, बट इसको देखना होगा कि 5 से छोटा या बड़ा है, ये तो 5 ही है। अब अगर ये 5 ही है तो इसके पीछे वाले डिजिट को हम लोग देखते हैं कि अगर ये हुआ ऑड, कैसा होता है, ऑड होता है। तो ऑड होने पर इसको क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, यानी कि 2 हो जाएगा। इस कारण से 1.5 को हम लोग ने 2 ऐसे लिख दिया है। ठीक है, समझ गए, तो 92 प्लस माइनस 2 ये हो गया, क्लियर। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। ठीक है, रूट एल बाई जी, measured value of L is 20 centimeter, known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillation of pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of resolution. The accuracy is determination of G. तो अब यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना है एक्चुअली, द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, जो इसके जी को डिटरमाइन करने में जो हमारी एक्यूरेसी है वो कितनी होगी, यानी कि हमें ये चीज बताना है, जो अनसर्टेनिटी होती है वो हम फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, आप इसको सॉल्व करिए, आपके पास है 10 सेकंड का समय।
देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग कि जो ये हमारे पास ये दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/g, यहाँ पर अब क्या करिए कि ये, अब ये पूरी जो हमें यहाँ पर अनसर्टेनिटी निकालनी है t के लिए, वो कैसे निकालनी है? वैसे तो हमें फाइंड तो g के लिए करना है, बट इस फॉर्मूले से अगर हम लोग रखें तो ये जो t है वो √L/g है, यानी कि L पे पावर 1/2, g की पावर 1/2। तो यहां पर जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये 2 डेल्टा, यहाँ पर 2 डेल्टा t ये हो जाएगा, तो 2 डेल्टा t/t इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा L/L प्लस माइनस डेल्टा g/g। अब हमें मैक्सिमम देखना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर प्लस वैल्यू लेकर चलते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, डेल्टा L/L हमने फाइंड कर लिया, टाइम हमें पता है तो उसके लिए ये हो गया, डेल्टा t ये हो गया, यहाँ से हमारा निकल कर आ गया डेल्टा t/t। ओके, ये डेल्टा t/t हो गया, ये यहाँ पर 2 डेल्टा t है, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये डेल्टा t/t निकल कर आ गया। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/g, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/g, ये हो गया। अब यहाँ से डेल्टा g/g होगा, तो डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा t/t और डेल्टा g/g इज इक्वल इंटू 100% ऐसे करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से आप निकालेंगे डेल्टा g की वैल्यू, बाकी सब मतलब डेल्टा g/g की वैल्यू परसेंटेज पे, तो सबको रखते हुए आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The current voltage relation of diode is given by I is equal to e to the power 1000 V by T minus 1 milliampere, where the applied voltage V is in volt and the temperature T is in Kelvin. If a student makes an error measuring this much while measuring the current of 5 milliampere at 300 Kelvin, what will be the error in the value of current in milliampere? ये हमारे पास चार ऑप्शन है, इसको आप करिए, सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमें किस पे बात करनी है, कि जो एरर है करंट को मेजर करने का वो इतना है, ठीक है, 5 मिली एम्पियर के करंट को मेजर किया है 300 केल्विन पर, तो इतना है। तो उसी हिसाब से हमें बाकी चीजों को देखना होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्व करिए, ये रहा आपका 10 सेकंड का समय। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे आप कि जो भी हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसका इस्तेमाल करेंगे जो भी हमें करंट के एरर बताना है उसको निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको, जो आई है, ठीक है, आई इज इक्वल टू e टू द पावर 1000 वोल्ट पर, यहाँ पर ये टी से टेम्परेचर है, -1 मिली एम्पियर। तो इसको अगर हम लोग डीवी यहाँ से अगर देखते हैं, इस पे ये जो दिया हुआ है वो कितना है, प्लस माइनस 0.01 वोल्ट, और जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 300 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज, और जो करंट है वो है 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि ये जो -1 है इस तरफ आ जाएगा प्लस में, तो I+1 e टू द पावर 1000 वोल्ट पर टी, टेकिंग अब इस पे दोनों तरफ जो है वो हम लोग लॉग अगर लेते हैं, तो ये लॉग, क्योंकि जब लेंगे तो ये तो हट जाएगा इधर से, इधर बचेगा log I+1। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट अगर करें तो ये हमारा ऐसे निकल कर आ जाएगा, ठीक है, जैसे log x को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, log x को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, या फिर log y को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा बन जाएगा 1/y और dy, इस तरीके से, मतलब ये चीज बन जाती है, या फिर इसको कह लीजिए dx, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमारा, इसको अब क्या करेंगे कि ये जो है 1000 वोल्ट, ये भी हमारा dv बन जाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ पर जो t है वो एक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर ले रखे हैं, अब यहाँ से हमें di निकालेंगे, तो di हो जाएगा 1000/t प्लस 1 प्लस I+1 dv, और di इज इक्वल टू हो जाएगा 1000/300
इंटू 5+1 इंटू 0.01, और जिससे कि 0.2 मिली एम्पियर ये निकल कर आ जाएगा। तो एरर जो होगा हमारा करंट को मेजर करने के लिए, करंट मतलब जब मेजर करेंगे उस पर जो एरर निकल कर आएगा वो 0.2 मिली एम्पियर निकल कर आ जाएगा, यानी कि आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ गए? आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The value of velocity of light is 3 into 10 power 8 meter per second, and acceleration due to gravity is 10 meter per second square. And the mass of proton is 1.67 into 10 power minus 27 किलोग्राम। ये हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है एक, फिर ये इधर दूसरा स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ टाइम इन सच सिस्टम इज 3 into 10 power 7 सेकेंड। ये हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इस पे एक्चुअली होता क्या है कि हमें दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं, और उन दो स्टेटमेंट में से हमें पहले ये देखना होता है कि क्या दोनों सही हैं या फिर एक सही है एक गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये चीज मतलब देखना होता है। अगर दोनों सही हैं, अगर दोनों ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं अगर, तो क्या ये जो स्टेटमेंट सेकंड है वो पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? मान लीजिए दोनों सही हैं, तो क्या सेकंड वाला पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ऐसा कुछ होता है क्या? इसको देखना होगा। उसके बाद फिर यहां से अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा है स्टेटमेंट सेकंड, अब मान लीजिए दोनों करेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए कि ये दोनों करेक्ट हैं। अब ये अगर दोनों करेक्ट हैं तो क्या होगा यहां से कि जो सेकंड वाला है वो पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इन्हीं चार पॉसिबिलिटीज को हम लोग देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, यानी कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट ट्रू दोनों ट्रू हैं, और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट का। फिर आता है स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट का। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो स्टेटमेंट वन है वो ट्रू है, स्टेटमेंट जो सेकंड है वो फॉल्स है, या फिर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू है। ये चार ऑप्शन होते हैं। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस पे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, बताइए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर इस पे क्या इसका आंसर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये दो स्टेटमेंट है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कितना है, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो है वो है इतना, मास ऑफ प्रोटॉन है इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो स्टेटमेंट सेकंड है कि द वैल्यू ऑफ टाइम इन सच अ सिस्टम इज 3 into 10 power 7 सेकेंड। तो यहाँ पर पहला वाला सही लग रहा है, दूसरा वाला क्या कहना चाह रहा है? तो इस तरीके से जब हम देखते हैं क्वेश्चंस को कि क्या वो सही है या नहीं, पहले ये डिसाइड करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है कि अगर किसी जगह पर जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है, इतना है, और ग्रेविटी इतनी दे रखी है, तो इस तरीके के उस पे अगर हम लोग टाइम को कैलकुलेट करें कि कितना होगा टाइम, तो वो हम स्पीड और एक्सेलरेशन इनका यूज करके टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इनका इस्तेमाल करके हम लोग डायमेंशनली चेक करें, इसको निकालें, ये एक अलग से हमें एक डायमेंशन वाला सिस्टम दे रखा है। तो अगर हम लोग डायमेंशन निकाले, देखिए सी का जो डायमेंशन होगा वो होगा LT-1, जो कि हमें इतना दिया हुआ है, और जी का होगा LT-2। अगर हमें टाइम फाइंड करना है इन दोनों का यूज करके तो C/G कर देंगे, जिससे कि हमारा निकल कर आ जाएगा टाइम। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 into 10 power 7, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, ट्रू हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे हमारे ट्रू हैं। बट ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला, ये कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहां पर देखिए सिर्फ दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ टाइम इन सच अ सिस्टम इज दिस। ये कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये पार्ट भी तो है। इसका क्या मतलब है? ओके, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है हमारे, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, जिसमें कि ये दिया है कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बट दूसरा वाला पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, और इस तरीके क्वेश्चन मैंने पिछले वाले लेक्चर पर भी सॉल्व कराया था। यहां पर देखिए वही दो स्टेटमेंट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज गिवन बाय दिस वेयर द सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग। स्टेटमेंट सेकंड, वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वेट क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम डायमेंशन।
तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये रहा आपका समय 10 सेकंड का। देखिए, अब यहाँ पर जो हमें चीजें दी हुई हैं उस पे क्या क्या है। जैसे कि ये हमारे पास दो स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं। सबसे पहले तो यही हमें चेक करना है कि दोनों सही हैं या नहीं सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी इज गिवन बाई एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टी, वेयर द सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग। यानी कि जो एस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यू हमारी वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन और टी टाइम है। फिर वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन। तो यहां पर अब क्या है कि ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं, वो पूरा डिसाइड करेगा इससे, जिस जब हम इसका करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन हमें देखना है, तो इधर और इधर वाले जो क्वांटिटीज हैं इनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेम डायमेंशन वाली चीजें पहली बात तो ऐड होती हैं, और जो इक्वल है, इक्वल के दोनों तरफ सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, ये तो लेंथ है, ये हमारी एक तरीके से वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। तो इसका डायमेंशनली अगर हम लोग इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इसका डायमेंशन एल है, इसका एल टी माइनस वन है, इसका एल टी माइनस टू है, और ये जो टू है इसको हटा देंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस पे हम कांस्टेंट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एल टी माइनस टू, और ये है यहाँ पर टी। ठीक है, टाइम की जगह पर ये आ गया टी का। तो अगर इसको अब हम लोग देखें तो देखिए क्या है, एल टी माइनस क्यूब और ये एल टी माइनस वन। तो ये तो हमारा डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है। डायमेंशनली कंसिस्टेंट ना होने की वजह से ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग हो गया, ये ट्रू नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन। बिल्कुल, हम लोग या तो ऐड सब करें, सब्ट्रैक्ट करें या इक्वेट करें, यानी कि दो क्वांटिटीज को ऐड करना या फिर दो क्वांटिटीज का माइनस करना या फिर दो क्वांटिटीज को इक्वेट करना, ये तभी पॉसिबल है जब उनके डायमेंशन क्या हो, सेम। डायमेंशनल एनालिसिस करते वक्त ये हमेशा ध्यान देना होता है। बाकी जैसे डिवीजन में लिखा हुआ है वो तो फिर जैसे कि यहाँ पर ये डिवाइड में था तो ये -3 हो गया, एक और पावर माइनस में आ गई। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देनी होती हैं हमें। तो इस तरीके से अब आपने देखा कि हमने कई ढेर सारे जो इस पे क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था। अब इसके जो आगे हम लोग नए चैप्टर को पढ़ेंगे। आई होप जो यहाँ तक मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।